नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा। काउंसलिंग के लेकर जितने भी सवाल हैं आप लोगों को, वो सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए, तो अब सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देते हैं, किस डेट को क्या होना है। तो सबसे पहले आप लोगों को डेट के बारे में बता देते हैं। तो चलिए आप लोगों की काउंसलिंग तिथियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्नातक वालों के लिए पहले बात करेंगे, स्नातक यानी यूजी वालों के लिए। यूजी वालों के लिए बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करना। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की तिथि क्या है? तो 3 से 6 जुलाई का क्या है? 3 से 6 जुलाई तक आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा। 3 से 6 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग कब होगी? तो चॉइस फिलिंग आपकी होगी 3 से 7 जुलाई तक। 3 से 7 जुलाई तक आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी। समझ गए होंगे आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 से 6 जुलाई तक होगा, और 3 से 7 जुलाई तक आप लोग चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करेंगे। उसके बाद आप लोगों को सीट आवंटन कब होगा? सीट आवंटन यानी कौन सी सीट आप लोगों को मिला है, ये कब पता चलेगा? तो ये 15 जुलाई को। कब पता चलेगा? 15 जुलाई को आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों की कौन सी सीट मिली है, कौन सी यूनिवर्सिटी में। ये आप लोगों का घोषित हो जाएगा 15 जुलाई को। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कब होगा? तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगा 16 से 19 जुलाई। कब तक? 16 से 19 जुलाई तक। उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, ये कब होगा? तो 20 जुलाई तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद रिक डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कब होगा? तो 21 जुलाई 2022 तक। 21 जुलाई 2022 तक। ऐसे अगर आप लोगों के कोई डॉक्यूमेंट में कमी आती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप लोगों को रीडॉक्यूमेंट अपलोडिंग करना पड़ेगा, यानी दोबारा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो वो कब तक कर सकते हैं? 21 जुलाई तक। उसके बाद रीडॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, यानी जो दोबारा ये अपलोड करेंगे उसका वेरिफिकेशन कब होगा? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी फीस जमा करना होगा। 16 से 23 जुलाई के बीच में। 16 से 23 जुलाई के बीच में आप लोगों को सिक्योरिटी फीस जमा करना होगा। यानी अगर आप लोगों को कोई सीट मिल जाती है तो फिर उस सीट के लिए आप लोगों को सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ती है। वो कब करनी होगी? 16 से 23 जुलाई तक। आगे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप लोगों को काउंसलिंग करेंगे, वो भी सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। ये यहाँ पे देखिए, अलॉटमेंट लेटर कब डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग? अलॉटमेंट लेटर जो है वो होगा आप लोगों का 16 से 24 जुलाई तक। 16 से 24 जुलाई तक। उसके बाद ये आप लोगों का विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा उसमें रिपोर्टिंग या प्रवेश करने के लिए आप लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो कब तक होगा? रिपोर्टिंग टाइम है 22 से 26 जुलाई तक। 22 से 26 जुलाई तक। ये प्रथम काउंसलिंग हो गया। पहली काउंसलिंग 22 से 26 जुलाई तक चलेगी। फिर दूसरी काउंसलिंग चलेगी इसके बाद चलेगी दूसरी काउंसलिंग। स्नातक वालों के लिए है दूसरी काउंसलिंग जो है वो ये चलेगी। ये मैं आप लोगों को उस पर ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप लोग ये सारी डेट देख सकते हैं। उस पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद ये दूसरी काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद तीसरी, 2 काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होंगी। 2 काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होंगी, और तीसरी काउंसलिंग जो होगी वो आप लोगों की ऑफलाइन होगी। ये मैं आप लोगों को उस पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। अब चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करना होगा, उसके बारे में बता देते हैं। चलिए अब सीधे वहीं पे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, रजिस्ट्रेशन की डेट आप लोगों की क्या थी। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग को लॉक करना होगा, यानी ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग करनी होगी। उसके बाद सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित होगा, यानी आप लोगों का रिजल्ट आएगा, कौन सी सीट मिली है ये आप लोगों का। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद रीडॉक्यूमेंट अपलोडिंग, यानी किसी का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो उसको रीडॉक्यूमेंट अपलोडिंग करनी होती है। उसके बाद रीडॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद सिक्योरिटी फीस जमा करना होता है। क्या सिक्योरिटी फीस जमा करना होता है? उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ये डाउनलोड करना होगा।
आवंटित अभ्यर्थियों का संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सबसे लास्ट में होगा। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप लोग सभी लोग देख लेंगे। अभी सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ये पीडीएफ मैं आप लोगों को डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ये सब देख सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग की पद्धति अब आप लोग देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग के समय क्या क्या चीज़ आप लोगों को अपने पास रखनी होगी, क्या क्या चीज़ आप लोगों को अपने पास रखनी होगी। देखो, पंजीकृत मोबाइल नंबर, आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है वो आप लोगों को अपने पास रखना होगा। ईमेल आईडी और रोल नंबर एवं जन्म तिथि, ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। और ये है आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, यानी आप लोगों की जो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र है, यानी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ मिलती हैं, तो आप लोगों के किसी में उसी के पीछे रहती हैं, किसी को अलग मिलता है, तो उन दोनों का आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है, पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है, जिसका अधिकतम साइज़ कितना होना चाहिए, 1 MB रखते हैं, जिसका अधिकतम साइज़ 1 MB होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए OBC या SC या ST, या आप लोगों को जो केवल जनरल वालों को नहीं, वैसे सभी लोगों को वो कास्ट सर्टिफिकेट सब लोगों को बनवाना होगा। और जिनके पास EWS वगैरह का जो भी है वो भी अपना उसको पीडीएफ साइज़ में बना लें, यानी स्कैन करके पीडीएफ बना लें उसका, जिसका अधिकतम साइज़ 1 MB होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, और यहाँ पे आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, इसको जो स्कैन करेंगे ये ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। अगर असुविधा होती है तो इसको अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसे इसको करेंगे जिससे आप लोगों का जो है वो सही से समझ में आए, पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर भाग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आप लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे www.upcated.org पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग लिख के आएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले पेज पर अपना प्रोग्राम, रोल नंबर और जन्मतिथि अंकित कर देंगे। क्या क्या अंकित करेंगे, रोल नंबर, प्रोग्राम और जन्मतिथि। उसके बाद आप लोगों का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आप लोगों का OTP जाएगा, उसको आप लोगों को अपने पास रखना है। तो उस पर OTP जाएगा, उसको आप लोगों को तुरंत उसमें डालना है। मोबाइल नंबर से OTP जाएगा, उसको आप लोगों को तुरंत उसमें डालना है। जब OTP आप लोग भर देंगे उसके बाद प्रोसीड बटन होगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे उसको। उसके बाद आप लोग अगले पेज पर अपना पासवर्ड सेव करेंगे, यानी सेव पासवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। आप लोग अपना पासवर्ड बना के उसको सेव पासवर्ड बटन पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए अपने रोल नंबर, जन्मतिथि एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन करें। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग में देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को प्रति राउंड 500 रुपये, जो 500 रुपये लगेंगे वो काउंसलिंग शुल्क होगा। अगर आप लोग तीनों काउंसलिंग में भाग लेते हैं तो तीनों बार आप लोगों को 500 रुपये जमा करने होंगे, यानी एक काउंसलिंग में आप लोगों का ये काउंसलिंग चार्ज कितना होगा, 500 रुपये होगा, ये आप लोगों को देना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी तथा अभ्यर्थी लॉगिन कर चॉइस फिलिंग कर सकेगा। यानी आप लोग पहले ये 500 रुपये जो हैं वो आप लोगों को जमा करना होगा, उसके बाद आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे आप लोग। ये ऐसे यहाँ बताने में बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा करते हैं, इसको आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे आप लोगों को ये PDF डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ये सब देख लेंगे, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण निर्धारित तिथि में हो गया है, यानी आप लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन की मैंने आप लोगों को डेट बताई थी पीछे, उस तिथि पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी स्टेप 2 ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे, यानी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर अपना रोल नंबर, विषय, जन्मतिथि और पासवर्ड अंकित कर लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है, अगले पृष्ठ पर आपका आवेदन का पूरा विवरण खुल जाएगा, जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उसका पूरा विवरण खुल जाएगा।
उस विवरण को मिलाने के बाद चॉइस फिलिंग बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग बटन पर क्लिक करेंगे। अगले पृष्ठ पर चॉइस फिल करने पर अगले पृष्ठ पर आप लोगों को जो चॉइस फिलिंग करना है वो आप लोगों का फॉर्म खुल जाएगा। उस पर आप लोगों को अपना चॉइस फिलिंग करना है। अपनी योग्यता और शैक्षिक अर्हता के अनुसार वरीयता क्रम में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा जिस क्रम में विश्वविद्यालय, कॉलेज, विषय, फ्री सीट या पेड सीट का चुनाव किया जाएगा, उसी क्रम के अनुसार अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जाएगा। जैसे अगर आप लोगों ने सबसे पहले CSE यूनिवर्सिटी लिखा है तो अगर आप लोगों को CSE यूनिवर्सिटी मिलना होगा तो CSE यूनिवर्सिटी मिलेगा। और अगर आप लोगों ने CSE यूनिवर्सिटी सबसे लास्ट में लिखा है, ऊपर आप लोगों ने अगर बांदा यूनिवर्सिटी या मेरठ यूनिवर्सिटी लिख दिया है तो सबसे पहले आप लोगों का देखा जाएगा कि बांदा यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिले, क्योंकि जो आप लोग सबसे पहले बढ़ते हैं उसी पे सबसे पहले देखा जाता है कि ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर बांदा यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिल रहा है तो पहले नंबर पे आप लोगों को बांदा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। हो सकता है आप लोगों को CSE यूनिवर्सिटी मिल जाती है, अच्छी रैंक थी, लेकिन आप लोगों ने CSE यूनिवर्सिटी को सबसे नीचे भरा है तो इसलिए आप लोगों को CSE यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप लोगों को चॉइस फिलिंग ऐसे करनी है जो कॉलेज आप लोगों को सबसे अच्छा लग रहा है, जो कॉलेज आप लोगों को सबसे अच्छा लग रहा है उसको सबसे पहले आप लोगों को फिल करना है। और सबसे पहले आप लोग BSc एग्रीकल्चर फिल करिए, फ्री सीट। पेड सीट आप लोगों को बाद में फिल करना है, सबसे पहले आप लोग फ्री सीट फिल करिए। BSc एग्रीकल्चर सभी यूनिवर्सिटी से फिल कर लीजिए, फिर चाहें तो आप लोग पेड सीट फिल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय ध्यान देना होगा कि सर्वप्रथम फ्री सीट तथा उसके बाद पेड सीट का चुनाव करें। इस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप लोग फ्री सीट का चुनाव करें, उसके बाद पेड सीट का चुनाव करें। फिर आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद आप लोग सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, जिसके उपरांत चॉइस सेव हो जाएगी। जिसके उपरांत आप लोगों की चॉइस जो है वो सेव हो जाएगी। और जब तक अभ्यर्थी स्वयं चॉइस लॉक नहीं करता, तब तक सेव रहेगी। चॉइस फिलिंग के अंतिम निर्धारण तिथि में सेव चॉइस यदि अभ्यर्थी लॉक नहीं करता तो वो अपने आप लॉक हो जाएगी। केवल देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें, जिसके उपरांत चॉइस सेव हो जाएगी। और जब तक अभ्यर्थी स्वयं चॉइस लॉक नहीं करता तब तक सेव रहेगी। चॉइस लॉक के अंतिम निर्धारित तिथि में सेव चॉइस को यदि अभ्यर्थी लॉक नहीं करता तो वे अपने आप लॉक हो जाएगी। यानी आप पे बताया गया है आप लोगों को कि आप लोगों को जो चॉइस फिलिंग करनी है उसके बाद आप लोगों को सेव कर देना है। अगर आप लोग अंतिम तिथि जो है चॉइस फिलिंग करने की, तब तक अगर आप लोग लॉक नहीं करते हैं तो अब वो आपकी जो चॉइस है वो अपने आप लॉक हो जाएगी। अगर आप लोग लॉक नहीं करते हैं फिर भी आप लोगों की चॉइस लॉक हो जाएगी, आप लोगों को सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के अंतर चॉइस संशोधित कर सकता है। यानी आप लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन के उपरांत चॉइस को सेव करना होगा। यानी आप लोगों को लग रहा है कि हमें ये नहीं, ये दूसरा कोई कोर्स चाहिए, तो आप लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं। यानी जब तक आप लोगों की लास्ट डेट नहीं है तब तक आप लोग संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को सेव बटन पर क्लिक करना होगा, यानी फिर भी आप लोगों को सेव करना होगा द्वारा आप लोगों के संशोधित करने के बाद। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यर्थी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के दौरान विषयों का चुनाव करने से पहले विवरण पुस्तिका में अर्हता संबंधित जानकारी यानी एलिजिबिलिटी संबंधित जानकारी प्राप्त कर लें। यानी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कौन सा कोर्स मिल सकता है। जौन सा कोर्स आप लोगों को मिल सकता है वही आप लोगों को फिल करना है। ऐसा नहीं है कि जो कोर्स आप लोगों को नहीं मिल सकता वो आप लोग फिल कर देंगे तो आप लोगों को जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लें आप लोगों को कौन सा कोर्स मिल सकता है, यानी किस कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यर्थी केवल उन्हीं विषयों का चुनाव करें जिसमें प्रवेश हेतु पात्रता पूर्ण हो। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक चॉइस फिलिंग करनी होगी। जब तक आप लोगों की डेट दी हुई है तभी तक आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी होगी। यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। अब ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग कैसे करेंगे आप लोग? चॉइस फिलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि के अंतर्गत अपनी सेव की हुई चॉइस लॉक करना होगा। यानी जो आप लोगों ने चॉइस सेव किया है उसको आप लोगों को लॉक करना होगा। चॉइस लॉक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपना चॉइस तथा उसका क्रम को भली भांति देखकर ही चॉइस लॉक करें। चॉइस लॉक करने के उपरांत उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यानी आप लोगों ने जो चॉइस फिलिंग की उसके बाद आप लोगों ने चॉइस को लॉक कर दिया, उसके बाद आप लोग उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को जो चॉइस फिलिंग करनी है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी है। पहले आप लोगों को सारी जानकारी ले लेनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए आप लोगों को, कौन सा कोर्स चाहिए, ये सब आप लोग पता कर लीजिए। उसके बाद आप लोग चॉइस को लॉक करिए। यह है यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में चॉइस लॉक नहीं करता है तो चॉइस लॉकिंग की निर्धारित अंतिम तिथि से
चॉइस लॉक स्वतः हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, अगर आप लोग चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो वो जब आप लोगों की लास्ट डेट है तब तक आप लोगों की चॉइस जो है वो अपने आप लॉक हो जाएगी। अब है आप लोगों का सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित। अब यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यर्थी के मेरिट एवं चॉइस के अनुसार आवंटित सीटों का परिणाम निर्धारित तिथि में घोषित कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। आप लोगों का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर और आप लोगों की ईमेल आईडी पर इसकी सूचना भेज दी जाएगी कि आप लोगों को कौन सी सीट मिली है। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में देखिए, जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित हो गई है, जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित हो गई है उन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिन लोगों को सीट मिल चुकी है उन लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए रोल नंबर, विषय, जन्मतिथि एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन करें। अभ्यर्थी अपने समस्त प्रमाण पत्रों जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन पर्सन विद स्वतंत्रता सेनानी, यानी जिसके पास जो भी अलग अलग प्रमाण पत्र हैं वो आप लोगों को, यानी जाति प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र और वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग पीडीएफ में बना लेंगे, पीडीएफ फॉर्म में इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को इसको अपलोड करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है यहाँ पे स्पष्ट स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करके अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। यानी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। उसके बाद आप लोग अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी को जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वो कहाँ पे करने होंगे, ऑनलाइन ही आप लोगों को करने होंगे। यानी ऑनलाइन जो आप लोगों के काउंसलिंग पोर्टल है उसी पे आप लोगों को करने होंगे। अन्य माध्यम जैसा कि ईमेल, व्हाट्सएप, फैक्स आदि भेजे गए डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं होंगे। आप लोगों को ऑनलाइन जो काउंसलिंग पोर्टल है उसी पे आप लोगों को अपलोड करने होंगे। अन्य माध्यम जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप, फैक्स, इसके द्वारा आप लोग अगर अपने डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो वो आप लोगों के स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड निर्धारित तिथियों में ही करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वो निर्धारित तिथियों में ही आप लोगों को करना होगा। जो आप लोगों की डेट दी हुई है उसी पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब आप लोगों का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा, जो कि प्रोविजनल होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर मैसेज जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपना स्टेटस देख सकता है। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी होगी। यानी आप लोगों का जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो आप लोगों का कितना है, 5,000 आप लोगों का सिक्योरिटी फ़ीस है, वो आप लोगों को जमा करना होगा। जैसे ही आप लोगों को वो सीट आवंटित हो जाती है फिर आप लोगों के वो डेट आती है सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने की, तो उसी डेट पे आप लोगों को सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी होगी। और यहाँ पे ये दिया हुआ है आप लोगों का नीचे रीडॉक्यूमेंट अपलोडिंग क्या होता है, यदि वेरिफिकेशन के समय कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, यानी आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं जो स्कैन किए हैं और जिस अपलोड किए हैं उसमें अगर आप लोगों का जो वेरिफिकेशन होता है उसके बाद अगर आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों का गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी आप लोगों का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी पर मैसेज जाएगा, जिसे अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के अंदर लॉगिन आईडी को ओपन कर सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों को मैसेज जाएगा, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है वो गलत है, इसलिए आप लोगों को दोबारा उसको अपलोड करना होगा। जो आप लोगों की डेट दी हुई है उसी से पहले आप लोगों को दोबारा उसको अपलोड करना होगा। और आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों का ये है अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के अंदर अपने मोबाइल नंबर, मैसेज बॉक्स को तथा ईमेल आईडी को ओपन कर निरंतर अवलोकन करते रहें। यानी आप लोग अपनी ईमेल आईडी को निरंतर देखते रहें कि आप लोगों का कोई वो उस पर मैसेज तो नहीं आया, और आप लोग यूपी कैटेट की वेबसाइट भी चेक करते रहेंगे और आप लोग अपनी ईमेल आईडी पे देखते रहें मोबाइल कि आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट गलत तो नहीं हो गया है, तो उस पर आप लोगों को मैसेज आएगा। उसके बाद आप लोगों को तुरंत दोबारा जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को अपलोड कर देना है। उसके बाद रीडॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी दोबारा आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका वेरिफिकेशन होगा। जिन अभ्यर्थियों ने रीडॉक्यूमेंट अपलोड किया है उनका रीवेरिफिकेशन होता है। अब है सिक्योरिटी फ़ीस जमा करना। सिक्योरिटी फ़ीस जमा कैसे करेंगे आप लोग, देखिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात
अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस, यानी सिक्योरिटी फीस कितनी है 5,000 ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा। सिक्योरिटी फीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। यानी जो आप लोग सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे उसका आप लोग रसीद डाउनलोड कर लेंगे, यानी उसको प्रिंट करवा लेंगे और उसको अपने पास सुरक्षित रखेंगे। सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन ना जमा करने की स्थिति में सीट का आवंटित निरस्त माना जाएगा। यानी आप लोगों को इस पर बताया गया है कि आप लोगों की जो सिक्योरिटी फीस जमा है वो अगर आप लोग ऑनलाइन जमा नहीं करते हैं तो आप लोगों को जो सीट आवंटित किया गया है वो आप लोगों का निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है सिक्योरिटी फीस जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपना अलॉटमेंट लेटर अपने लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप लोगों को सिक्योरिटी फीस है उसको जमा करने के बाद आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है विश्वविद्यालय में प्रवेश रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आप लोगों को विश्वविद्यालय में वो टाइम दिया हुआ है कब आप लोगों को रिपोर्टिंग है, तब आप लोगों को जहाँ पे सीट आवंटित हुई है उस विश्वविद्यालय में जाना होगा, वहाँ पे आप लोगों को अपना एडमिशन कराना होगा। ये दिया हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में पहुंचकर प्रवेश एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। और यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज पृष्ठ संख्या 55 के अनुसार, यही मैं आप लोगों को उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप लोग देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है उस पर। आवंटित पत्र यानी जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों को, डिपॉजिट सिक्योरिटी फ़ीस की रिसीट जो आप लोगों ने सिक्योरिटी फ़ीस जमा की है वो, और संबंधित विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि पर आप लोगों को रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचना होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर ही प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। सूचना विवरणिका में अंक शैक्षणिकता के अनुरूप न होने की दशा में किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आप लोगों का जो है वो सब कुछ सही होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें दिया हुआ है प्रथम बार में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपग्रेडेशन का लाभ मिलेगा। यानी इस पर ये बताया गया है अगर आप लोग अपग्रेडेशन चाहते हैं, यानी आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी मिली है वो आप लोगों को पसंद नहीं है, आप लोग चाहते हैं यूनिवर्सिटी बदलना, तो पहले आप लोगों को उसमें अपना एडमिशन कराना होगा। यानी जो आप लोगों को ये प्रोसेस है वो पूरी आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आप लोगों को उसमें एक अपग्रेडेशन का फॉर्म होता है, अपग्रेडेशन का फॉर्म आप लोगों को फिल करना होगा। उसके बाद आप लोग अगली काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और अगर आप लोग इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, अगर आप लोगों को कोई सीट मिल गया वो आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आप लोग अगली काउंसलिंग में भी भाग नहीं ले सकते हैं। ये आप लोगों को विशेष बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए अपग्रेडेशन की प्रक्रिया यहाँ पे बता देते हैं। देखिए अपग्रेडेशन, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग में केवल एक ही बार मिलेगा। अपग्रेडेशन जो है वो आप लोग केवल एक ही बार करा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन काउंसलिंग में अगले चरण में सहभागी होना चाहते हैं वो है अपनी सहमति संबंधित विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रवेश के समय प्रस्तुत करें। यानी आप लोगों का जब वहाँ एडमिशन कराने जाते हैं तब आप लोग उनको बताएंगे कि हमें अपग्रेडेशन चाहिए, वो आप लोगों के फॉर्म भराएंगे, उसके बाद आप लोग अपग्रेडेशन कर सकते हैं, यानी अगली काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अपग्रेडेशन हेतु प्रवेश रिपोर्टिंग के समय आवेदन किया है वे ही अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। यहाँ पे देखिए अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेशित सीट को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस कर देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस पाठ्यक्रम में प्रवेशित था उसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित होगा। यानी यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों ने अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल किया, उसके बाद आप लोगों को अगर कोई दूसरी सीट जो आप लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पाती है तो आप लोगों की जो पहले वाली सीट है वो आप लोगों की बनी रहेगी। यानी पहले वाली सीट है वो आप लोगों की बनी रहेगी। यहाँ पे दिया हुआ है यदि किसी अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है तो अपग्रेडेड हो जाता है तो अपग्रेड सीट रिक्त होने की दशा में काउंसलिंग के समय अन्य अभ्यर्थी की रैंक से भरी जाएगी। किसी भी दशा में अपग्रेडेड अभ्यर्थी का पूर्व में आवंटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यानी इस पे दिया हुआ है कि आप लोगों ने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा और अगले काउंसलिंग में भाग लिया, उसमें आप लोगों ने चॉइस फिलिंग की, तो उसमें आप लोगों को अगर दूसरी सीट मिल जाती है तो आप लोगों को दूसरी सीट पे ही आप लोगों को एडमिशन लेना होगा। ये नहीं है आप लोग पहले वाली सीट पे ही चाहें पहले वाली सीट मिल जाएगी।
अगर आप लोगों को दूसरी सीट नहीं मिलती है तो आप लोगों की पहले वाली सीट सेफ रहेगी, लेकिन अगर आप लोगों को दूसरी सीट मिल जाती है तो आप लोगों को वहीं पे एडमिशन कराना होगा। पहले वाली सीट आप लोगों की रिजेक्ट कर दी जाएगी, पहले वाली सीट पे आप लोगों को किसी और को एडमिशन दे दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है वहाँ पहुँचकर रिपोर्ट करना होगा, और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेडेटेड सीट पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा पूर्व में आवंटित सीट भी निरस्त हो जाएगी। यानी इस पे दिया हुआ है जो आप लोगों को अपग्रेडेशन के बाद दोबारा में जो सीट मिली है उस पर आप लोगों को प्रवेश कराना होगा, जाके उस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को जाके प्रवेश कराना होगा। अगर आप लोग प्रवेश नहीं कराते हैं तो जो अपग्रेडेड सीट है वो भी आप लोगों की निरस्त हो जाएगी, और जो पहले से सीट मिली थी वो भी आप लोगों की निरस्त हो जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेड सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेडेड दोनों सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे बता देते हैं आप लोगों को, ये कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहता है, कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग यानी तीसरी काउंसलिंग जो होगी वो आप लोगों की ऑफलाइन होगी, 2 काउंसलिंग आप लोगों की ऑनलाइन होगी, तीसरी ऑफलाइन होगी, तो अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक होगा। तो आप अगर कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहता है तो अभ्यर्थी को काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष एवं वर्ग विषय में संबंधित विषय में पेड सीट एवं फ्री सीट रैंक के अनुसार अपग्रेडेटेड की सुविधा अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में भी होगी। यहाँ पे दिया हुआ है ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष एवं वर्ग विषय के अंतर्गत अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय में अनुमन्य होगी। एक विषय से दूसरे विषय में अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय में अनुमन्य नहीं होगी। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है विशेष काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का लाभ लेता है तो उस अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी की सीट रिक्त होगी ऐसी रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में स्थानांतरित करते हुए रैंक के आधार पर अभ्यर्थी से नीचे रैंक वालों को भरा जाएगा। तो ये सब आप लोगों को पता चल गया काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, और इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे ये PDF जो है वो आप लोगों को भेज दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग और इसको पढ़ सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं, दूसरी काउंसलिंग के बारे में भी दिया हुआ है। वैसे आप लोगों के जो प्रोसेस है वो सब यही रहेगी, तो आप लोग इस पर पढ़ लेंगे, आप लोगों को उस पर PDF भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए उस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब बातें अच्छी लगी होंगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी बातें आप लोगों को पता चल गई होंगी। चलिए, तो अब मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों को एक बात और बता दें, आप लोग अपने जो छोटे भाई बहन हैं या आप लोगों में से कोई हैं जो अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 20 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 20 जुलाई से हमारा फुल ईयर बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी कैटेट का, तो आप लोग यहाँ से आके तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।